जब मैं जुजित्सु के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने का एक टुकड़ा फाड़ दिया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसे याद न करूं और ये सोचूं कि अगर मैंने अलग तरीके से काम किया होता तो चीज़ें आज अलग होती। हम बिलबाओ में रहते थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब तब हुआ जब मैं 29 साल का था। ये नवंबर 2019 में था जब जुजित्सु एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला। उसका नाम लारा था, या कम से कम उसके प्रोफाइल में तो यही लिखा था। वो सुंदर थी और सीधी सादी थी। वो उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। वो लगातार उसे मैसेजेस कर रहा था, उसे इमोजीज से भरे मैसेजेस भेज रहा था और वो पर्सनली उससे मिलने का वादा कर रहा था। हालांकि वो इस तरह की चीज़ों पर कभी ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो एक्साइटेड था। वो मुझे बहुत एक्साइटेड होकर फोटोज़ और मैसेजेस दिखाता था। जब उसने मुझे बताया कि वो ज़ारागोजा में उससे मिलने जा रहा है तो मैंने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आधा हंसते हुए उससे पूछा, ज़ारागोजा, तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? मैंने उससे हंसते हुए पूछा, पर जुजित्सु को पूरा यकीन था ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ खास है। मैंने उसे सावधान रहने की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो हंसा और कहा कि मैं बहुत डरपोक हूँ। हम ट्रिप एक साथ करेंगे, उसके अनुसार इस तरह कोई साथ होगा। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो क्यों चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन अंत में मैं सहमत हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह निर्णय मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। हम दोपहर में ज़ारागोजा पहुंचे। शहर शांत था। जुजित्सु थोड़ा नर्वस था, लेकिन एक्साइटेड भी। लारा ने जोर दिया था कि वो सेंटर से दूर एक मोहल्ले में मिले, जो मुझे अजीब लगा, लेकिन उसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मिलने की जगह एक पतली खाली सड़क पर एक पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने उसे बताया कि ये पहली डेट जैसी जगह नहीं लगती। उसने जोर दिया, मुझे यकीन है कि वो आसपास रहती है, ये ठीक है। जब हमने घंटी बजाई तो एक महिला की आवाज ने हमें तीसरी मंजिल पर जाने का निर्देश दिया। बिल्डिंग के अंदर का हाल बाहर से दिखने से भी ज्यादा बुरा था। टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर क्रैक्स और एक सीलन की बदबू जो हमारी नाकों में भर गई। मैंने बुदबुदाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जुजित्सु, लेकिन वो अपनी डेट पर इतना फोकस था कि उसने मुझे सुना ही नहीं। हम बताई गई मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खुला था। अंदर से हमें हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने अंदर जाने के लिए धक्का दिया तो सब कुछ शांत हो गया। एक महिला दरवाजे पर मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। तुम जुजित्सु होगे, लेकिन तुम कौन हो? मैं बस एक दोस्त हूं। मैं उससे इलाके में मिला था, बस यहां से निकल रहा था। नहीं 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 नहीं, अंदर आओ, मुझे कुछ मदद चाहिए। उसने दरवाजा चौड़ा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। अपार्टमेंट के अंदर रोशनी कम थी। बीच में एक टेबल था जिस पर कुछ बचा हुआ खाना और आसपास कुर्सियां थी। लारा ने हमें बैठने का इशारा किया। मैं अभी आती हूं। इस पॉइंट पर खतरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये सही नहीं लग रहा, चलो चलते हैं। लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। रिलैक्स यार, ये ठीक है। मुझे यकीन है कि शायद उसे हमारी मदद चाहिए। तभी हमने हॉलवे से कदमों की आवाज सुनी। गहरे कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। तो तुम ऐप वाले हो? जुजित्सु उठने लगा, लेकिन उस आदमी ने एक चाकू निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। बैठ जाओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने वही किया जो उसने कहा। उसी पल लारा दो और आदमियों के साथ लौटी। दोनों के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दोस्त बहुत घबराया हुआ था। वो लगभग कांप रहा था, और जब उसने वो सवाल पूछा तो वो गुस्से में था। किसी को कोई परवाह नहीं थी और किसी ने जवाब नहीं दिया। चाकू वाला आदमी हमारे करीब आया। तुम हमें सब कुछ दोगे जो तुम्हारे पास है, फोन्स, वॉलेट, घड़ियां, सब कुछ। अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। जुजित्सु ने उससे बात करने की कोशिश की। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो ले लो। जब वो बोल रहा था तो मेरा दिल पूरी गति से धड़क रहा था। वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वहां कोई खिड़कियां नहीं थी। दरवाजे दोनों आदमी द्वारा ब्लॉक किए हुए थे और हम पूरी तरह से हेल्पलेस थे। शायद उन्हें सब कुछ दे देना ही अच्छा था।
नहीं तो आज हमारी मौत पक्की है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। ये लोग हमें मार सकते थे और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। जब जोजेत्सु ने अपना वॉलेट निकाला तो आदमियों में से एक ने उसे झटके से उससे छीन लिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया जो मेरे पास था। प्रार्थना कर रहा था कि वो हमें जाने दे, लेकिन तभी चाकू वाला आदमी और गुस्सा हो गया। ये काफी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा? बस इतना ही है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि ये औरत सारा बिल पे करेगी? इससे हमारा एक टाइम का खाना भी नहीं हो पाएगा। सॉरी। गुस्से में उसने बारबेल को मारा और जब वो आखिरकार शांत हुआ तो उसने लारा की ओर देखा और उसने सिर हिलाया। अचानक दरवाजे को रोक रहे दो आदमी जोजेत्सु पर झपटे, उसे जमीन पर गिरा दिया। घबराहट मुझ पर हावी हो गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन चाकू वाले आदमी ने मुझे धक्का देकर वापस कुर्सी पर बिठा दिया। जोजेत्सु ने स्ट्रगल किया और चीखा, लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। उनमें से एक ने उसका कोट उतारा। उसमें कुछ ज्यादा सामान ढूंढने की कोशिश की। मेरे भागने का यही मौका था। एक सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। जोजेत्सु में से पकड़े हुए आदमी में से एक ने लारा की ओर कुछ कहने के लिए अपना सिर घुमाया और तभी जोजेत्सु ने उसे धक्का देने का फायदा उठाया। वो चिल्लाया, भागो! बिना सोचे मैं उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा। चाकू वाले आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टेबल से टकरा कर गिर गया। मैंने तेज गति से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए हवा को अपने चेहरे पर काटते हुए महसूस किया और मेरे पीछे चीखें सुनाई दी। मैं डोरवे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा धकेला। बाहर सड़क वीरान थी। मैं भागते रहने वाला था, लेकिन एक आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ा और दीवार से दे मारा। मैंने भागते रहने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना चकरा गया कि अगला कदम नहीं ले पाया। मैं जमीन पर गिरा। मेरा हमलावर अब भी वहां था, देख रहा था जैसे ही मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड्स की भ्रम की स्थिति के बाद उस आदमी ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे फिर से दीवार से दे मारा। मैं और ज्यादा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और उसने मुझे फर्श पर दबोचना शुरू किया। फिर उस आदमी ने मेरी कमीज इस तरह से पकड़ी जैसे मुझे खींचकर उठाना चाहता हो, शायद ये सोचकर कि मैं बेहोश हो गया हूं। मैंने उस अवसर का फायदा उठाया और उसे सिर से टक्कर मारी, और एक बार जब मैंने उसे मारा तो वो मेरा हमलावर था जिसने बैलेंस खो दिया। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना भागा। मेरा दिल असंभव रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर भागा, लेकिन जब मैं आखिरकार रुका तो मैंने महसूस किया कि जोजेत्सु मेरे साथ नहीं था। मैं उसके बिना ही निकल रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं अकेले नहीं भागा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैंने पुलिस को फोन किया, ये बताने की कोशिश करते हुए हकला रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक पेट्रोल कार में उठाया और उस बिल्डिंग में वापस ले गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां किसी भी चीज के कोई निशान नहीं थे। बिल्डिंग खाली थी, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। उन्होंने जोजेत्सु को हफ्तों तक ढूंढा। उन्होंने कैमरे जांचे और पड़ोसियों से बात की, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। मैं जानता था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो जगह सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये कुछ और ज्यादा बुरा था। 4 साल बीत चुके हैं और मैं अब भी ठीक से सो नहीं पाता हूँ। कभी कभी मुझे बुरे सपने आते हैं जिनमें मैं वापस उसी बिल्डिंग में हूँ, उन ठंडे चेहरों से घिरा हुआ। जब जोजेत्सु को ले जाया जाता है तो मैं हिल भी नहीं पाता। परिवार और अन्य दोस्त मानते हैं कि जोजेत्सु अब जीवित नहीं है। किसी ने कभी मुझे जज नहीं किया और हर कोई मुझे बताता है कि मैंने भागकर सही किया, लेकिन वो जवाब मेरे लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि मैं उस आदमी को हरा सकता था जिसने मेरा पीछा किया था, अंदर जाकर बाकी से लड़ सकता था। शायद मैं कुछ कर सकता था, कुछ भी, ताकि हम दोनों साथ में भाग सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने नहीं किया। जोजेत्सु को बचाने के बारे में मेरे पास चाहे कितनी भी हीरो जैसी स्टोरीज क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि मैंने उसे छोड़ दिया और वो गिल्ट मेरे बाकी जीवन के लिए मुझे सताता रहेगा। मैं एक 55 साल का आदमी हूं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अब भी पता है कि डेटिंग कैसे की जाती है। तलाक ने मुझे इतना थका हुआ, अकेला और बोर कर दिया था कि मैंने टिंडर डाउनलोड कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में लाना नाम की एक महिला के साथ मेरा मैच हो गया। वो 30-35 साल की लग रही थी और काफ़ी आत्मविश्वासी थी।
मैं इस गलत फहमी में नहीं था कि किसी को सचमुच मुझ में दिलचस्पी होगी, लेकिन बातचीत स्वाभाविक लगी और वो 5 मैसेजेस के बाद गायब नहीं हुई। इसलिए मैं बात आगे बढ़ाता गया। 1 हफ्ते की बातचीत के बाद उसने मेरे घर के पास एक बार में मिलने का सुझाव दिया। मैंने हाँ कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने अपनी उम्मीदें कम रखी, बस एक ड्रिंक और शायद एक अच्छी रात जो मेरे अकेले टीवी देखने के साथ खत्म ना हो। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले ही काउंटर पर बैठी थी। उसे सामने से देखना अजीब था। वो अपनी तस्वीरों जैसे ही दिखती थी, लेकिन ज्यादा तीखी। उसकी आंखें ज्यादा छपक नहीं रही थी। हर बार जब वो हंसती मैं उसे नजरअंदाज कर देता, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब अच्छा रहे। हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और 1 घंटे तक बात की। उसने मेरे घर, मेरी नौकरी और मैं आमतौर पर घर पर कब होता हूँ इस बारे में बहुत कुछ पूछा। लोग ऐसी चीजें पूछते हैं बेशक, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जानकारियां जुटा रही हो। मैंने फिर भी उस विचार को मन से निकाल दिया। रात तेजी से बीत रही थी और हर बार बात करते समय वो करीब झुक जाती थी। जब उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे खुशी से ज्यादा हैरानी हुई। मुझे अब लोगों के ध्यान की आदत नहीं थी। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा कि हमें कहीं और जाकर कुछ प्राइवेट बातें करनी चाहिए। जवाब देने से पहले मैंने उसके चेहरे के भाव देखे। उनमें दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, उनमें एक इरादा, एक फोकस दिख रहा था, जैसे सब कुछ रटा रटाया हो। मैंने कोई प्रतिक्रिया ना देने की कोशिश की। मैंने बस सिर हिलाया और कहा कि मेरा घर पैदल जाने के लिए काफी करीब है। वापस जाने का रास्ता भारी महसूस हो रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने खुद से कहा कि वो बस सावधानी बरत रही है, लेकिन उसके कदम बहुत ज्यादा नियंत्रित और शांत थे। मैंने तनाव कम करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब देना कम कर दिया। वो बस छोटे छोटे जवाब दे रही थी। जब हम मेरे घर पहुंचे तो मेरे लाइट चलाने से पहले ही उसने घर के अंदर कदम रख दिया। वो धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगी, हर कोने, हर शेल्फ और हर दरवाजे को देख रही थी। मैंने ध्यान न देने का नाटक किया। मुझे बस शांत रहकर देखते रहने की जरूरत थी। मैंने उस अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर की। वो फिर से मुस्कुराई, वही लंबी और खिंची हुई मुस्कान, और किचन काउंटर की ओर चली गई जहां मैं ग्लास तैयार कर रहा था। कुछ भी होने से पहले एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर तनाव में आ गया। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे कुछ समझ आ गया। उसने जो कुछ भी पूछा था, उसकी हर नजर, मेरे घर के अंदर उसका हर कदम अब आखिरकार समझ में आ रहा था। वह काउंटर के पास अपना फोन लेकर खड़ी थी। उसने फोन को नीचे की तरफ पकड़ा हुआ था, जिसका रुख मेरी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ प्रवेश द्वार की ओर था। मैंने इंतजार किया। उसने ध्यान नहीं दिया। मैं माइक्रोवेव के दरवाजे में उसका प्रतिबिंब देख रहा था। जब मैंने बर्फ लेने के लिए पीठ घुमाई तो मैंने उसे देख लिया। उसके हाथ ने मेरे ग्लास में चुपके से कुछ छोटा सा डाल दिया। यह बहुत तेज और मंझा हुआ था। इनमें कोई भी अनाड़ीपन नहीं था। वो घबराई हुई भी नहीं लग रही थी। वो बस बार के बारे में ऐसे बात करती रही जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मुझे घबराहट महसूस हुई। वो ड्रिंक्स लेकर लिविंग रूम में आई और मैं थकने का नाटक करते हुए सोफे पर बैठ गया। मैंने ग्लास को अपने होठों के पास उठाया और उन्हें छूने लगा बिना पिए। मैंने ग्लास मेज पर रखा और पीछे झुक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें धीमी कर ली, जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। मैंने उसे हिलते हुए सुना। वो तेजी से खड़ी हुई, कुर्सी से मेरी जैकेट उठाई, जेब में हाथ डाला और चाबियां निकाल ली। फिर उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जो मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि कुछ और होता, 1 सेकंड बाद दरवाजा खुला। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और सुनता रहा। तनाव मेरे सीने के अंदर दबाव की तरह महसूस हो रहा था। मैंने खुद को पूरी तरह स्थिर रखकर नाक से सांस लेने पर मजबूर किया। मुझे कोई भी कदम उठाने से पहले ये समझने के लिए बस कुछ सेकंड्स चाहिए थे कि क्या हो रहा है। भारी कदमों की आवाज आई। एक आदमी था। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। वो सीधे वहीं चला गया जहां वो खड़ी थी। वो तेजी से और धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन वे अपने स्वर को छुपा नहीं रहे थे। उन्हें मुझे जगाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा था
कि मैं पूरी तरह बेहोश हो गया हूँ। उसने कहा कि जगह साफ है। उसने कहा कि उन्हें जल्दी करनी होगी। उसने उसे बेडरूम की जांच करने के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें बस थोड़ी सी खोली। उसने मेरा बटुआ पहले ही निकाल लिया था और गार्ड्स बाहर खींच रही थी। वो आदमी गलियारे में चला गया। उसके जूते थोड़े घिसट रहे थे, जैसे उसके कोट में कुछ भारी चीज हो। मैं धीरे से सोफे से नीचे फिसला। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर उन्होंने मुझे जागते हुए देख लिया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं डाइनिंग टेबल के पीछे रेंगते हुए पहुंचा और कुर्सियों का इस्तेमाल ओट के रूप में किया। वो आदमी बिना किसी परवाह के दरवाजे खोलते हुए घर के अंदर और गहराई में चला गया। वो किचन के अंदर गई और बिना देखे ही जो कुछ मिला उसे उठाने लगी। वे अब शांत रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने अपने हाथ से सबसे नजदीक वाली चीज पकड़ी, एक टॉर्च जिसे मैं साइड टेबल के नीचे रखता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे जितना हो सके उतनी मजबूती से पकड़ा। कोई भी कदम उठाने से पहले मैंने अपनी सांसें स्थिर करने के लिए एक पल लिया। मुझे उस ठहराव की जरूरत थी, क्योंकि अगला मिनट यह तय करने वाला था कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं। उनके हर कदम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं नीचे ही रहा और सुनने लगा कि गलियारे से पहले कौन वापस आएगा। वो आदमी गलियारे से बाहर निकला और लिविंग रूम की ओर बढ़ा। अगर वो बाईं ओर मुड़ता तो वो मुझे कुर्सियों के पीछे देख लेता। अगर वो दाईं ओर मुड़ता तो वो बाथरूम की ओर जाता। मैंने खुद को फर्श से सटा लिया और इंतजार किया। वो बाईं ओर मुड़ा। मैं उसके जूतों को करीब आते देख सकता था। वो कमरे का मुआयना करते हुए धीमे कदम बढ़ा रहा था। मैंने टॉर्च पकड़ी और स्थिर रहने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम ठीक मेज के पास रुक गए, बहुत करीब। वो नीचे देखने वाला था। जैसे ही उसका शरीर नीचे झुका, मैंने प्रतिक्रिया दी। बिना सोचे समझे मैं ऊपर उठा और टॉर्च को उसके चेहरे की तरफ घुमाकर जोर से मारा। उस टक्कर से वो फर्श पर गिर पड़ा। वो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी देर के लिए सुन्न हो गया। उसने मेरा पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ पर लात मारी और किचन की ओर भागा, जहां लाना थी। वो तेजी से मुड़ी। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने अपने पर्स में हाथ डाला। वो डरी हुई नहीं थी, वो गुस्से में थी। वो मुख्य दरवाजे से मेरा रास्ता रोकने के लिए झपटी। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने मेरी जैकेट पकड़ ली और मुझे पीछे खींच लिया। मैं लड़खड़ाया, मेरा कंधा काउंटर से टकराया और टॉर्च गिर गई। वो आदमी मेरे पीछे फिर से खड़ा हो रहा था। मैंने काउंटर पर रखी सबसे नजदीक चीज उठाई। मैंने उसे हटाने के लिए उससे उस पर वार किया, उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाने के लिए नहीं। वो फर्श पर गिर गई। वो आदमी मेरी ओर झपटा और मैंने बोर्ड से खुद को बचाया। उसके 2 टुकड़े हो गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दीवार की तरफ धकेला। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा कि मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। मैं खड़ा रहने के लिए ऊपर पहुंचा और एक दराज का हैंडल पकड़ लिया। दराज खुल गई। मैंने उसे उठाया और उसकी तरफ घुमाया। ये उसके कंधे पर इतने जोर से लगा कि वो चिल्ला उठा। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागा। वो उठ रही थी और वो आदमी ठीक मेरे पीछे था, लेकिन मैं दरवाजा खोलने और उसे धक्का देकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैं आंगन में भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। वे अंदर ही रहे। जो कुछ मिला उसे उठाया और पीछे के रास्ते से भाग गए। मैं हर खिड़की पर नजर रखे हुए था, ये देखने के लिए क्या उनमें से कोई वापस आने की कोशिश करेगा। जब मैंने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की तो मैं मुश्किल से अपना फोन पकड़ पा रहा था। जब पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे तो मैं उन्हें पूरे घर में ले गया। उन्होंने खुली हुई दराजें, फर्श पर मेरा सामान और उन निशानों को देखा। उन्होंने हुलिये पूछे, लेकिन मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके चेहरे धुंधले आकारों जैसे लग रहे थे, क्योंकि मैंने पूरा समय खुद को न मरने देने की कोशिश में बिताया। विवरण याद करने के बजाय एक एम्बुलेंस ने मेरे कंधे और पसलियों की जांच की। कुछ टूटा नहीं था, बस चोट के निशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सेटअप दुर्लभ नहीं है। एक नकली डेट, एक तुरंत असर करने वाली नशीली दवा,
और फिर घर लूटने के लिए एक साथी का घर घुसना। उन्होंने कहा कि कभी कभी एकांत बुरा होता है। मैं अपने लिविंग रूम में खड़ा होकर उस बिखराव को देख रहा था। हर कोना गलत लग रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने सब कुछ फिर से सामान्य कर दिया, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं अपनी टेबल पर बैठा उस बिना छुए ग्लास को घूर रहा था जिसमें उसने दवा मिलाई थी। मैं उसे फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने टिंडर हटा दिया, अपने फ़ोन पर हर अनजान नंबर को ब्लॉक कर दिया और नए ताले खरीदे। मैं बार बार उस पल को याद करता हूँ जब मैंने उसे अपने ड्रिंक में कुछ डालते हुए देखा था। उस छोटी सी हलचल ने शायद मेरी जान बचा ली। मैं अब भी काम पर जाता हूँ, अब भी किराने का सामान खरीदता हूँ, अब भी सामान्य दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा घर अब सुरक्षित महसूस नहीं होता। हर बार जब मैं रात में बाहर किसी की चलने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं जम जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। मैं अकेले होने से नहीं डरता। जो चीज़ मुझे डराती है वो ये है कि मैंने किसी को सीधे अपने घर के अंदर आने दिया, क्योंकि मैं फिर से चाहा हुआ महसूस करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि ये मुझे नादान बनाता है या सिर्फ एक इंसान, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं उसके जैसा किसी को फिर कभी अंदर आने नहीं दूंगा।